हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है लिसन टू माय इमेजिनेशन। और हाँ, इमेजिनेशन जो लोगो है उसका नाम है, इसको मैं चेंज करना चाहती हूँ, पर ठीक है, जो भी हो बाद में देखेंगे क्या करना है। बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, सॉरी टू से 1 महीने तक मैं गायब रही क्योंकि बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी और छुट्टियों के टाइम हम बाहर गए थे। 15-20 दिन तो वहाँ पे लग गए। उसके बाद से यहाँ अपने घर पे आई तो तबीयत खराब हो गई, इसकी वजह से रह गया। तो इतना लंबा गैप हो गया। मैं चाहती तो नहीं थी, पर हाँ, बहुत ज़्यादा गैप हो गया। और अब से मैं कंटिन्यू रहूँ स्टोरी में। हम इस स्टोरी को जो स्टोरी मैं लेकर आई हूँ उस स्टोरी का मेन मोटिव है प्योर लव। कोई लस्ट नहीं, एक दूसरे के प्रति लॉयल्टी दिखाता है। और आजकल का मुझे नहीं पता, सीरियसली मैं बताऊं तो आजकल का लव मुझे समझ में नहीं आता है। लव, आई थिंक मुझसे पूछा जाए तो पता नहीं, पर इस बात में इस बारे में आपको मैं स्पेशली एक रिकॉर्डिंग करके बताऊंगी, स्पेशली इस लव के बारे में कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता। हालांकि मुझे लव का यल भी नहीं पता था। तो बकवास ना करते हुए चलते हैं अपने स्टोरी की तरफ। और इस स्टोरी का मेन मोटिव वही है कि अपनी चीज़ों को ना छोड़ना और अपनी चीज़ों से इतना ऑब्सेस होना, इतना लॉयल होना बहुत ब्यूटीफुल है। एक रिश्ते में अपने रिश्तों के साथ या अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहना आजकल की दुनिया में तो बहुत कम है, बट इसमें है। और खैर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सब जानते हैं कि वांगशन या फिर जो भी है, वांगशन में जो स्टोरी हम लोग द अनटेम्प्ट में देखी थी, हालांकि वो बेस्ड थी। जो भी कैरेक्टर लिया गया था वो बेस्ड थी, पर उस कैरेक्टर का मतलब यही था कि एक दूसरे के प्रति लॉयल्टी। और आजकल के ज़माने का लॉयल्टी तो दूर दूर तक पता ही नहीं चल रहा है। छोड़ो, चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। और सॉरी टू से गला मेरा ख़राब है, तो आवाज़ जैसी भी हो, थोड़ा सा आप लोग अपने हिसाब से वेयर कर लेना, पर प्लीज़, क्योंकि अभी भी मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। इस स्टोरी का नाम है वन नाइट स्टैंड बट यू आर माइन। ये इसका लोगो आपने देख ही लिया है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, बस स्टोरी एक्सप्लेन करूँगी। चलिए ठीक है, चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। बातें बहुत हो गई, देखते हैं एक विला को जिसका नाम है लान हाउस। वो लान हाउस के नाम से प्रसिद्ध है पूरे चाइना में। वो सबसे टॉप पे है, नंबर 1 कह लें कि सबसे बड़ी विला है या फिर हवेली है या फिर जो भी आप कह सकते हो, वो एक ही है। और उस घर में 4 बच्चे धमा चौकड़ी मचा रहे हैं, एक दूसरे के साथ छीना झपटी कर रहे हैं। 3 बच्चे तो आपस में लगे हुए हैं। एक बच्चा जो है स्टडी कर रहा है, सोफे में बैठ के अपने बुक लेकर बैठा हुआ है। ये बच्चों के 5वां बच्चा भी है उस घर में, पर वो उन बच्चों के साथ इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि वो बच्चा फ्लावर्स के पॉट को साफ कर रहा है और पोछा लगाता है, डाइनिंग टेबल सेट करता है, डाइनिंग टेबल साफ करता है, कोई आ जाता है तो दरवाजा खोलता है। वो बच्चा इन 4 बच्चों में इंक्लूडेड नहीं है, ना उनके बराबर है, ना वहाँ पे बैठ सकता है, ना उसके हाथों में कोई बुक है, कुछ नहीं। हालांकि उन लोगों के उम्र का ही है या फिर उनसे भी छोटा है। खैर, ये तो हुई बच्चों की बातें। अब चलते हैं बड़ों पे। इस लान हाउस में, जो चाइना का सबसे बिगेस्ट लान कॉरपोरेशन का हाउस है, इसमें टोटल 4 मेंबर रहते हैं, जिनकी फैमिली बच्चे सब रहते हैं। बच्चों के साथ 4 मेंबर बड़े बड़े हैं, उनके बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी करीब 10-10 साल के होंगे,
सबसे पहले आते हैं सबसे बुजुर्ग, जिनका नाम है लान कुरेन। ये सबसे घर में सबसे बड़े हैं और इनके 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। लान कुरेन अपने बेटे और बेटियों में कोई फ़र्क नहीं पड़ते। अ, जितना भी उनके पास प्रॉपर्टी है, सब में से उनकी बेटी को भी उतना ही मिला है जितना कि उनके दोनों बेटों को मिला है। अब आते हैं उनके दोनों बेटों पे। एक है लेंस चिरेन, जिन्होंने शादी नहीं की। वो 50 के आसपास होंगे, उससे भी ज़्यादा होंगे, पर उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। दूसरे आते हैं लैन हुआ, जो जिन्होंने शादी की है और उनके 2 बच्चे हैं, लैन सिचेन और लान वांगजी। तीसरे बेटी पे आते हैं, जो उन दोनों भाइयों से छोटी है। उनका नाम है जिनका नाम है लेंशिया। लेंशिया उन दोनों की सबसे लाडली बहन है। दोनों भाइयों की लाडली बहन है, पर उनका भी कुछ प्रॉब्लम है कि वो अपने मायके में ही रहती हैं अपने 2 बेटों के साथ। एक मेंग्याऊ है और एक निहुसैन है। अब आते हैं उनकी बहन की लाइफ में। उनका ऐसा है कि जिनसे वो प्यार किया करती थी, वो मो फैमिली का मेंबर था, पर उसने उनको चीट किया। लेंशिया को उस मो फैमिली के मेंबर ने लड़के ने चीट किया और लेंशिया ने जब देखा तो उन्होंने शादी से मना कर दिया। तब नी हुसैन के फादर जो है, उन्होंने उनसे शादी की और बहुत प्यार से रखते थे। और उनसे नी हुसैन है और जो जिनसे वो पहले लव किया करती थी, उसके साथ वो प्रेग्नेंट हो गई थी, पर ये बातों का पता घर में किसी को भी नहीं था। हालांकि नी हुसैन के फादर को था, उन्होंने उनसे कोई सच्चाई छुपाई नहीं थी। उन्होंने बता दिया था, लेंशिया ने अपने पति को बता दिया था, उसी बेस पे उनकी शादी हुई थी। तो इस तरह। और नी हुसैन के फादर जो है, उनसे बहुत प्यार करते थे। कॉलेज की टाइम की बातें हैं लेंशिया की, तो ये ऐसा था। और उनकी प्रेगनेंसी के वजह से भी प्रेगनेंसी के हालत में भी उनसे शादी कर ली उन्होंने, नी हुसैन के फादर ने। और नी हुसैन के फादर अब नहीं है इस दुनिया में, उसके वजह से लेंशिया अपने मायके में ही रहती है, यानी कि अब लैंड कुरेन के पास ही रहती हैं। सारी अथॉरिटी लैंड कुरेन ने उनको भी उतना ही दिया हुआ है जितना कि अपने दोनों बेटों को दिया हुआ है। तो ये है उनकी बहन का अतीत, प्रेजेंट जो भी है। और यहाँ लन हुआ लैन हुआ के 2 बच्चे हैं, पर उनकी बीवी का बहुत पहले ही एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया था, यानी कि मौत हो गई थी। तो उसकी वजह से उनकी बीवी रही नहीं और उनके 2 बेटे ऐसे ही उन्होंने अपने अकेले ही पाला है। अभी तक उन्होंने बहुत यंग यंग थे तभी उनकी वाइफ चल बसी थी, पर उन्होंने अब शादी नहीं की, क्योंकि उनको अपनी बीवी के अलावा अपने बीवी की जगह किसी को नहीं देनी थी, अपनी वाइफ की जगह किसी को नहीं देनी थी। इसके वजह से उन्होंने शादी नहीं की। और इस घर में एक 5वां भी बच्चा है, जो कि मेड का है। और वो बच्चा इन्हीं लोगों के उम्र का है या फिर इनसे भी छोटा है। सिचेन तो सबसे बड़े हैं सिचेन सबसे बड़े हैं और उनसे छोटा 2 साल का मेंग्याऊ है। मेंग्याऊ से छोटा 2 साल का लान वांगजी है। लान वांगजी से छोटा 2 साल का नी हुसैन है। और नी हुसैन से भी छोटा, या फिर बोलते नी हुसैन से भी छोटा, विंग है। जी हाँ, उस घर का मेड का बच्चा विवुशियान है, पर वो किसी के सामने आता नहीं है जल्दी, किसी के भी सामने नहीं। लैन कुरेन उसको देखते हैं, उससे बातें करते हैं, पर किस मेड के बच्चे को कोई
देखना पसंद करेगा। किसी मेड के बच्चे को कोई देखना पसंद नहीं करेगा। हाई प्रोफाइल फैमिलीज़ में किसी को कोई देखना पसंद नहीं करता, ना ही उनके पास टाइम होती है। ऐसी ही उन उस घर की सिचुएशन है भई, किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है। यहाँ तक कि अपने बच्चों के लिए भी टाइम नहीं है उन लोगों के पास, तो दूसरे के बच्चों को कहाँ से ही देखेंगे। तो ख़ैर ठीक है, वो मेड मार्था करके है, जो कि वांगजी की सबसे चहेती नैनी कह लें, ग्रैंडमा कह लें, या फिर उसकी रख-रखाव करने वाली सबसे पसंदीदा नैनी कह लें, वो है मार्था, जिसका बेटा विभूषण है। मार्था थोड़ा ओल्ड है, लगता नहीं है कि उसका इतना छोटा बेटा हो सकता है, पर वो बोलती है तो खैर किसी को क्या ही फ़र्क पड़ता है, चलो ठीक है। ये बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते इनका रोज का है, कुछ ना कुछ टूटता-फूटता रहता है, कोई किसी पे ध्यान नहीं देता है। और वांगजी की जो लैंसीचेन वांगजी की जो बुआ है, वो थोड़ी-सी कह सकते हैं चिड़चिड़ी स्वभाव की है। या पहले नहीं थी, अब शायद हो गई हों। उनको भी बिज़नेस की वज़ह से बाहर आउट ऑफ जाना पड़ता है, बाहर ऑफ़िस में सँभालना पड़ता है, तो इसकी वज़ह से थोड़ा स्ट्रेसफुल रहती है वो, और थोड़ा-सा रूड है। रूड बोल सकते हैं कि थोड़ा-सा एरोगेंट टाइप की हैं। तो सारे बच्चे उनसे डरते हैं। अब देखते हैं, ये बच्चे लान लान के स्कूल में ही पढ़ाई करते हैं। लान्स का जो स्कूल है उसी में पढ़ाई करते हैं। चारों बच्चे, जितने भी लान फैमिली में चारों बच्चे हैं, वो सब उसी स्कूल में जाते हैं। एक ड्राइवर है, स्पेशली इनको छोड़ता है, लेकर आता है, लेकर जाता है, ऐसा ही चलता है। और ये जो मेड का बेटा है, मार्था का बेटा है, वो मार्था ने भी अपने बच्चे को अपने हैसियत के हिसाब से उसी लान हाउस की जो आसपास के स्कूल है उसी में अपने हैसियत के हिसाब से उसको पढ़ाना चालू किया था, क्योंकि वो नहीं चाहती कि ये बच्चा बिना पढ़े रहे, अनपढ़ रहे। तो ये सब जिंदगी चल रही थी। सीन शिफ्ट होता है, टाइम बीतता है, और जो चारों बच्चे थे वो लान कॉलेज में चले गए थे, जो लांस के कॉलेज थे उसमें चले गए थे। अब ये बच्चे काफ़ी बड़े हो गए, कॉलेज में जाने लगे। कॉलेज में फ्रेशर पार्टी थी। सिचन तो पहले ही पास आउट कर चुके थे, ग्रेजुएशन कर चुके थे, तो वो अपने पापा की बिजनेस, जो भी उनके फादर और अ, वो अपने पापा और चाचा के बिजनेस को संभाला करते थे, और अपने ग्रैंडफादर के जो भी उनका बिजनेस था उसमें संभाला करते थे। और अब बचता है मेंग्याओ और लान वांगजी। मेंग्याओ थर्ड ईयर में था, लान वांगजी सेकेंड ईयर में था, नी हुसैन अभी जस्ट फर्स्ट ईयर में था, तो उसकी पार्टी थी ऐसा कह सकते हैं। और ये सब जिम्मेदारी लान हाउस का बेटा होने के नाते मेंग्याओ और वांगजी पे चला गया कि आप ऑर्गेनाइज करो, कैसे करना है, क्योंकि आजकल के यूथ को ज़्यादा ही पता होता है कि कैसे हम पार्टीज को ऑर्गेनाइज करें। तो वो सारे जो टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स थे, जो भी टीचर प्रोफेसर थे, सारे दामोदार इन बच्चों पे, जो भी अच्छे अच्छे बच्चे थे, अच्छे घर से आते थे, उन पे डाल दिया गया था। अब ये बच्चे बड़े हो गए थे, तो जो मार्था का बेटा था विभूषण, वो भी बड़ा हो गया था। वो भी लान हाउस के जो अ, आसपास में जो कॉलेज था उसी में जाता था। जितना मार्था कमाती थी उस घर से पेमेंट आता था, उसी में वो अपना गुजर बसर करती थी। और विंग ऐसा शांत बच्चा था कि कभी मार्था को कभी नहीं तंग करता था। बचपन से उसकी आदत थी, मार्था को कभी भी तंग नहीं करता था, ना इरिटेट करता था, कभी नहीं। मार्था अपने आप को ब्लेस समझती थी कि ये बच्चा मुझे कभी तंग नहीं करता है, जो भी खाने को देती है वो खा लेता है, जो भी पहनने को देती है वो पहन लेता है। क्योंकि जब मार्था उसको लेकर आई थी, बहुत बुरी हालत में लेकर आई थी, और अभी तक मार्था ने उसको वांगजी के ही कपड़े पहनाए थे, क्योंकि वांगजी के कपड़े उसके नाप के होते थे, थोड़ा सा बड़ा होता था, पर नी हुसैन के कपड़े वो कभी नहीं पहनाती थी, क्योंकि नी हुसैन और विंग थोड़ा एज 1-2 साल का गैप था। नी हुसैन बड़ा था 1-2 साल विंग से,
फिर भी नी हुसैन के कपड़े मार्था कभी विंग को नहीं पहनाती थी, बस वांगजी के कपड़े पहनाती थी। क्योंकि लैनी ने एक बार जब मार्था ने मांगा था उससे कपड़े कि मेरे बेटे के लिए कपड़े चाहिए, अ, मैं अपने बेटे के लिए कपड़े, उसके बर्थडे में कपड़े खरीदने जा रही हूँ, और तो लैनी ने बोला ठीक है खरीद लो, और पर तुम्हारा बेटा कपड़े मैं देखती हूँ कि वांगची के पहनता है। तो मार्था बोलती है कि जी मैडम, क्योंकि वो वांगजी पापा हर 2-3 महीने में कपड़े निकालते हैं, तो वो मुझे ही दे देते हैं, तो मैं वेस्ट नहीं करती, मैं अपने बेटे को ही पहना दिया करती हूँ। लैनी बोलती है कि बहुत अच्छा करती हो, पर वांगजी दे देता है तुमको कपड़े तो ये मत समझना कि सब बच्चों के कपड़े तुम्हारा बेटा पहनेगा, ठीक है? मैं दूसरों को देना पसंद करूंगी, पर तुम्हारे बेटे को पहनने देना पसंद नहीं करूंगी, क्योंकि तुम्हारे बेटे की हैसियत नहीं है कि मेरे बच्चों का कपड़ा भी पहने, क्योंकि उसकी औकात नहीं है मेरे बच्चों का पुराना कपड़ा भी पहनने का। ये मार्था के जाके सेल्फ रिस्पेक्ट पे लगती है, ईगो पे लगता है। तो वो उस बात से, उस दिन के बाद से कभी भी लेंसी को कभी नहीं बोलती है कि आप अपने बच्चों के कपड़े दो, दोनों के कपड़े नहीं मांगती है, और अभी तक विंग वांगजी के ही कपड़े पहनता है। अब देखते हैं, और वांगजी कभी देखता भी नहीं है विंग को कि क्या पहना है क्या नहीं, कभी एक आधा झलक विंग का उसने देखा हो या फिर नहीं ही देखा हो, क्योंकि विंग कभी आता ही नहीं है उन लोगों के सामने, कभी भी नहीं आता है उनके सामने। वांगजी जब 14 या 15 साल का रहा होगा, एक बार अपनी खिड़की पे ऐसे ही खड़ा था। चांदनी रात थी, बहुत उजाला था, और उसके जो गार्डन था उसके घर के पास चारों तरफ गार्डन ही था और बीच में घर बना हुआ था। तो जो उसकी खिड़की के पास जो गार्डन का एरिया था ना, वहां पे एक बच्चा खेलते हुए दिख रहा था वांगजी को, और बहुत सुंदर लग रहा था। जिस हिसाब से वो खेल रहा था, वांगजी को लग रहा था कि ये मुझसे आई थिंक 3-4 साल छोटा होगा। उसको अंदाजा नहीं है, वो बच्चे से क्या क्या ही पता कि कितना छोटा होगा, पर उसको ऐसा लग रहा था कि मुझसे छोटा है। और उसको देखते देखते इतना खो गया था उसको एडमायर करते करते, और उसने उसके फेस को देखा, आंखें देखी जो बहुत खूबसूरत आंखें थी, आमंड आइस थी उसकी। और थोड़ा नीचे देखता है, उसकी नोज, फिर लिप्स, और लिप्स के नीचे जो उसके तिल, लिप्स के नीचे जो मोल था उस पे उसकी जब नजर जाती है, तो वांगजी को पता नहीं, 15 साल का बच्चा, वांगजी को पता नहीं क्या होता है। फिर उसके बॉडी देखते हैं, बहुत स्किनी सा था, एकदम पतला सा बच्चा था, और उसका फेस बहुत ग्लो कर रहा था, वो लग ही नहीं रहा था कि किसी मेड का बच्चा हो। और वांगजी को लगा कि ये बच्चा हमारे घर में कहीं ये मार्था मार्था माँ का बच्चा तो नहीं है, ग्रैंड माँ का बच्चा। वो जैसे ही ये सोचता है वैसे ही उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। क्या? पर मार्था, अ, वांगजी उनको शू माँ कह के बुलाता था मार्था को, क्योंकि उनका सरनेम सू लगता था, तो इसके वजह से वो शू माँ कह के बुलाता था उनको। तो कहता कि ये शूमा का बेटा है, पर शूमा लगता नहीं है कि ये शूमा का बेटा है। इतना अच्छा, इतना सुंदर बच्चा शूमा का हो सकता है। और वैसे ही वो सोचता है, तभी उसको शूमा पीछे से आवाज देती है, वांगजी बाबा आपका दूध। कहते हाँ ठीक है सुमा। और वो वांगजी दूध के लिए पीछे मुड़ता है, पूछने वाला होता है, फिर शूमा कहती है ठीक है बाबा, मैंने टेबल पे रख दिया आप। और उस टाइम उसको वक्त ही नहीं मिला कि वो पूछे। अब जैसे ही दिन निकला वैसे वांगजी भी भूल गया, और दिन ऐसे ही तेजी तेजी से बीतता चला गया। सिचेन पहले ही पास हो चुके थे उस कॉलेज से, अपने बिजनेस में थे। मेंग्याओ लास्ट ईयर में था,
वांगची सेकेंड ईयर में था, सेकेंड एंड हाफ बोल सकते हैं कि वो भी अब 1.5 साल में पास आउट हो ही जाएगा वहाँ से। नी हुसैन फर्स्ट ईयर में था। अब फ्रेशर पार्टी में देखते हैं पार्टी का सारा ऑर्गेनाइज वांगजी और वांगजी और मेंग्याओ के कंधों पे था। बहुत सारे बच्चे थे जो हेल्प कर रहे थे, पर स्पेशली वांगजी और मेंग्याओ के कंधों पे था। टीचर्स अरेंजमेंट, बच्चों के अरेंजमेंट, सब सब। तो वांगजी पहले से ही बिजी था, बहुत सारा बिजी था। और उस कॉलेज में एक रूही नाम की लड़की थी जो वांगजी को फर्स्ट ईयर से ही एडमायर करती थी, उसको लाइक करती थी। और फर्स्ट ईयर के हाफ में ही 6 महीने के बाद ही, जब कॉलेज वांगजी गया शुरू किया था उसने, 6 महीने के बाद ही उसने उसको प्रपोज किया। पर कि प्रपोज उसने पूरे कॉलेज के बीच ग्राउंड में किया था और सारे बच्चे अभी आ जा रहे थे। तो उसने जैसे ही प्रपोज किया, वांगजी ने उसको बहुत गंदा वाला रिजेक्शन दिया। और वो चीज वापस हुई, वापस साल के बाद हुई। तो 1 साल के बाद वापस उसने, जब कॉलेज वांगजी का 1 साल हो गया था, तो उसके बाद भी, फर्स्ट ईयर के बाद भी उसने, सेकेंड ईयर के शुरुआती में भी उसने प्रपोज किया था, अप्रोच किया था। अब वो भी उतने लोगों के सामने नहीं, क्योंकि उसको रिजेक्शन इतने सारे कॉलेज के बच्चे जो देख रहे थे, बहुत गंदा उसके इंसल्ट, गंदा वाला इंसल्ट हुआ था। तो उसने अभी टेरिस पे उसको प्रपोज किया, तो भी वांगजी का वही रूडनेस बिहेव था कि नहीं। जब अब तो उसको ऐसा था कि वांगजी को पाना है। अब ऑब्सेशन नहीं हो जाता है किसी से, तो ऐसा था उसका कि साइको टाइप में, मुझे उसको पाना है, कैसे भी करके पाना है। और उस कॉलेज में कुछ बच्चे थे उसके, बुली बॉयज के गैंग थी, वेंचाओ, वेंचुलियो, और और भी 2-3 लोग थे। उनसे मिल करके उस पार्टी में कुछ प्लान बनाती, और नहीं, हुसैन वांगजी को बोलता है कि भाई कुछ पीजिए ना, आप क्यों ऐसे बैठे? कहते नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पीना है। कहते हैं अरे ऐसे कैसे नहीं पीना है, आपने अरेंजमेंट किया है, इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है, और आप खुद ही ऐसे सूखे सूखे हो। तो उसने सॉफ्ट ड्रिंक, क्योंकि उस सब पूरे घर को पता है कि वांगची कुछ नहीं खाता पीता है, तो उसने एक सॉफ्ट ड्रिंक ला के दी। और वो ड्रिंक वाइट कलर की थी, क्योंकि आजकल होती है हर कलर में, तो उस वो वाइट कलर का सॉफ्ट ड्रिंक था। वेटर को बोला कि ये वाली सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आओ, तो वेटर कहता ठीक है। अब वो लेकर आया। वांगची जैसे ही पीता है, 10 मिनट के बाद उसको ऐसा लगा कि उसका सर घूम रहा है। वो कहता है नहीं हुसैन, एक काम करो कि मैं वॉशरूम जाता हूँ, तुम देख लेना कि कैसा है, किसी को कुछ चाहिए या फिर प्रोफेसर वगैरह कुछ बुलाते हैं तो सुन लेते। तो कहते ठीक है। और मिंग्याओ को भी बोल के गया वो, तो कोई टेंशन नहीं था। वो वॉशरूम में जाता है, मुंह धोता है, तो उसको अजीब सा हो रहा था, बेचैनी था, उसको अजीब सा लग रहा था। जैसे ही वांगजी मुंह धो के आता है, वॉशरूम के बाहर गेट पे देखता है कि रूही, वो दरवाजा खोलता है तो रूही गेट पे ही थी। तो उसने क्या किया कि वांगजी को धक्का मार के अंदर लेके जाने की, पुश करके अंदर तरफ धकेला। और वांगजी, एक तो खुद ही उसका बॉडी काम नहीं कर रहा है, वो अंदर की तरफ पुश भी हो गया। तो रूही ने उसको फोर्स किया, अपने पास खींचने की फोर्स की। तो वांगजी ने उसको एक खींच के एक थप्पड़ मारा। वांगजी कभी औरतों पे हाथ नहीं उठाता, लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता है, पर उस दिन उसको इतना गुस्सा आया था कि उसने एक थप्पड़ उसको कान के नीचे दिया। और वहां से उसको बोलता दोबारा ना मेरे सामने आने की जरूरत मत करना, वरना मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। और कहीं तुमने ये सब तो नहीं किया? कहता वांगजी क्या बोल रहे हो तुम? कहता ये इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। और ये कहते हुए वो दरवाजे के बाहर, वॉशरूम के बाहर चला जाता है और ड्राइवर को बोलता है, लॉबी में ही ड्राइवर को कॉल करके बोल देता कि गाड़ी निकालो। गाड़ी निकालता, बारिश भी हो रही थी, गाड़ी निकालता है। और उस टाइम, और उसके अंकल जो थे, वांगजी के अंकल जो थे, और ग्रैंडपा बाहर गए थे
आउट ऑफ चाइना गए हुए थे मीटिंग के सिलसिले में। वो लोग जाते रहते थे, कोई घर पे इतना रहता नहीं था, उसकी बुआ भी नहीं रहती थी। बच्चे अब तो बड़े हो गए थे, पहले छोटे थे तो बच्चे तो भी वो लोग उतना ध्यान नहीं देते थे और लोग रहते भी नहीं थे घर पे। वो सब मैडम मैडम सू थी, जो मार्था थी उसके सामने, उसके भरोसे ही पूरा घर का मैनेजमेंट होता है वो सब छोड़ करके, अपने बच्चों तक को छोड़ के उन्होंने, लैन कुरैन ने इतना उसको छूट दिया था, जैसे एक उस लैन हाउस की एक फैमिली मेंबर हो। मार्था को इतना छूट दिया था कि अगर तुमको एक मेड हायर करना है उसके बदले में 2 करो, पर प्रॉपर चीजें होनी चाहिए। तो मार्था भी वैसे ही करती थी। अभी वो अकेले सारे बच्चों को तो नहीं संभाल सकती, पर एक बच्चे के सामने 2-2 मेड रखा हुआ था उसने भी। अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अब तो सब अपने अपने लाइफ में व्यस्त थे। तो ना वांगजी की बुआ थी, ना ही लेंस चिरेन थे, और ना ही वांगजी के डैड लैन हुआ थे। और लेन सिचेन आज किसी बिजनेस मीटिंग से चाइना के बाहर गए हुए थे, किसी चीज को देखने के लिए बाहर गए हुए थे। तो वो शायद सुबह आए, नहीं तो रात में कभी भी आ सकते हैं। पर हो सकता है कि आज नहीं भी आए, क्योंकि बारिश हो रही तो नहीं भी आएंगे। ये हो गया सब। तो आज घर में ऑलरेडी कोई भी नहीं था। मार्था की तबीयत बहुत खराब थी, इस टाइम बहुत खराब चल रही थी। तो वो मार्था दवाई लेकर के सो गई थी, और विंग को बोला गया था कि देखो विंग, जब तक लोग आ नहीं जाते, सब बाबा नहीं आ जाते, तुम सोना मत, क्योंकि ऐसा हो तो तुम हॉल में ही बैठो, जब दरवाजा खोलना तो देख लेना कि कौन है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। लान हाउस का एक रूल है कि रात को 9 बजे के बाद सब मेड की छुट्टी हो जाती है। एक मार्था रहती थी, और एक उसके उसके साथ में एक और लेडी थी, जो मार्था का असिस्टेंट बोल सकते हैं या फिर मार्था की हेल्पर बोल सकते हैं। वो उसको हेल्प किया करती थी मार्था को रात के टाइम। अगर कोई आ गया, स्पेशली गेस्ट वगैरह आ गया, तो उसका केयर करना उसके साथ। पर उसका भी कोई काम ज्यादा नहीं था, तो वो रात के टाइम मार्था के साथ ही रहती थी। तो दोनों बुजुर्ग थी, अब दोनों सो गई। इधर 12 बज गया था वांगजी को घर पहुंचते, 12:30 के आसपास। अब विंग किचन में ही अपने बुक्स को लेकर के पढ़ाई करते करते उसकी झपकी लग रही है। डर के मारे वो सोफे पे नहीं बैठा था, क्योंकि उसको पता है कि उसकी हैसियत नहीं है। क्योंकि बच्चों को अगर बचपन से ही दबाना चालू करें ना, तो बच्चे वैसे ही साँचे में ढल जाते हैं कि हमको ये चीजें नहीं करनी है। तो ये हाल था विंग का। विंग उस साँचे में ढल चुका था कि मुझे ये चीजें नहीं करनी है, मेरी हैसियत नहीं है। क्योंकि उसको लेंशिया जो थी उसके सामने बोला करती थी, मार्था के सामने बोला करती थी। और ये विंग को भी लेंशिया ने 3 से 4 बार देखा था, और विंग को काफ़ी डाँट पड़ा करती थी लेंशिया के सामने। लेंशिया काफ़ी डाँटती थी विंग को, अकेले में चाहे मार्था के सामने, पर मार्था कुछ बोलती नहीं थी। वांगजी भीग गया था, अपने रूम में जाता है, कपड़े चेंज करता है, शावर लेकर आता है, कपड़े चेंज करता है, और जैसे उसको प्यास जैसा लग रही है, उसको बहुत गर्मी-गर्मी सी हो रही है, उसको घबराहट हो रही है, प्यास जैसी लग रही है उसको। देखता है जग में पानी नहीं है, उसको गुस्सा आता है कि सुमा ने पानी क्यों नहीं रखा। कहता है खैर ठीक है। अभी उसको याद आता है कि सुमा की 3-4 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, तो कहता है ठीक है। अब वांगजी कहता है मैं किचन से ही जाके, वांगजी नीचे आता है सीढ़ियों से, नीचे आके देखता है किचन में तो डिम लाइट जली हुई है। वहां पे एक फ्लोर पे बच्चा बैठा हुआ है, बच्चा नहीं कह सकते भाई, बड़ा लड़का बैठा हुआ है। एक लड़का बैठा हुआ है, स्किनी सा एकदम, पतला सा दुबला सा, और उसने अपने घुटनों में अपने सर को छुपा के रखा हुआ है, अपने घुटनों पे सर रख करके सो रहा है शायद। वांगजी ने फ्रिज खोला, उसमें से पानी पी, क्योंकि उसको ठंडा पानी पीना है इस टाइम। तो उसमें से पानी पी, और उसका सर ऐसा था कि वांगजी जब पानी पी रहा था ना, तो विंग का सर थोड़ा सा इधर उधर लुढ़क रहा था, उसके हाथ से जो बुक थी ना वो भी इधर उधर स्लिप खा रही थी। तो वांगजी ने कहा कि इस बच्चे को सोफे पे कर दे, चाहे उठा देवे। उसने जैसे ही विंग को हाथ लगाया, विंग
हड़बड़ा के उठ गया और जैसे ही वांग जी को देखता है, विंग अपना सर उठाकर वांग जी को देखता है। वांग जी ने विंग को देखा, वांग जी की सांसें वहीं पे रुक गई, क्योंकि इसी बच्चे को तो उस दिन गार्डन में देखा था। ये मेरे घर में यहाँ पे है, मतलब ये मेरा अंदाजा सही था कि ये सुमा का बेटा हो सकता है। और वांग जी को उस टाइम पता नहीं क्या हुआ, उसने विंग को ग्रैब किया और किस किया। विंग छुड़ाने की कोशिश करता है। वांग जी वही इस टाइम 20-21 साल के आसपास का है, 20 से 21 साल का है। तो वो तो विंग छुड़ा नहीं पाएगा उसको। वांग जी रूम में लेकर जाता है, अपने रूम में विंग को लेकर जाता है और उसके साथ ब्रूटल तरीके से नाइट स्पेंड करता है। और विंग बहुत रोता है, बहुत ज़्यादा। वो लास्ट तक बोलता है मुझे छोड़ दो। वांग जी बोलता है मुझे पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा बॉडी साथ नहीं दे रहा है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ आप अपने आप को। वांग जी विंग जब ये सुनता है तो वो समझ जाता है कि शायद इन लोगों की फ्रेशर पार्टी थी, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। इन लोगों को इस इंसान को कुछ ना कुछ दिया गया है, क्योंकि विंग छोटा बच्चा नहीं है। और अब तो विंग ने सिलेंडर कर दिया था, क्योंकि उसके बस का अब नहीं था। क्योंकि वांग जी जिस हिसाब से बोल रहा था ना, विंग को पहले ही डाउट हो गया था, अब तो पक्का यकीन हो गया है कि विंग को आज तो बिल्कुल वांग जी छोड़ेगा नहीं। और वांग जी जैसे ही महसूस होता है कि विंग की जो विंग अभी स्ट्रगल कर रहा था वांग जी को हटाने के, अब नहीं कर रहा है, तो वांग जी सच में उसके साथ इतना हार्श तो नहीं था, इतना ब्रूटल तो नहीं था, पर हाँ, वो अपने जो भी उसके बॉडी की नीड थी उस टाइम उसने कंप्लीट की। और उस टाइम में भी उस बच्चे का बस उसको वही होठों वाला तिल ही दिखाई देता था। होठ के नीचे जो लिप्स के नीचे उसके तिल थे वही दिखाई देता है। और उसी पे वो इतना खो जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि रात से कब सुबह हो गई। फिंग की जब आंखें खुलती है तो उस टाइम 5 बज रहे होंगे, या फिर ये कह लें कि विंग तो सोया भी नहीं होगा। विंग की आंखें सूजी हुई थी और विंग अपने आप को समेटता है, कपड़ों को समेटता है, कपड़े पहनता है और वांग जी को देखता है। बहुत खूबसूरत, शांत सा चेहरा, पर वो बोलता है कल रात को इनको क्या हो गया था। वांग जी को विंग देखा करता था, क्योंकि घर से दूर नहीं थे वो। किचन में जब अपने माँ का हेल्प करवाता था ना, तब वो देखा करता था। सब लोगों में ना वो सबसे शांत था, वांग जी सबसे शांत था। और विंग को पता नहीं क्यों वो कह सकते हैं कि आकर्षण करता था। वांग जी ना सबसे अलग लगता था और आकर्षित करता था उसको। कुछ दिलचस्प चीजें उसमें लगती थी विंग को। पर आज रात को जब उस कल वो रात को देखा उसका रूप, तो वो अलग ही था। पर आज सेम वैसा ही लग रहा है। विंग ने देखते हुए उसकी आंखों में आंसू जाके फर्श पे गिर जाते हैं, पर वो अपने आंखों को साफ करते हुए अपने आप को जैसे तैसे करते हुए नीचे आता है लड़खड़ाते हुए। और शावर लेता है। शावर लेने के बाद बॉडी उसकी इतनी काम नहीं कर रही थी कि वो कुछ करे, वो दोबारा सो जाता है। और जब सोता है, उठता है, मार्था उसको उठाती है, उसकी माँ उसको उठाती है, तो सुबह के 9 बज गए थे। आज वीकेंड था तो कोई जल्दी नहीं थी, किसी को जाना नहीं था। जिस दिन वीकेंड होती है उस दिन बच्चे आराम से उठते थे। सब घर को यही टाइम है कि जब कॉलेज वगैरह कॉलेज जाना होता है तो बच्चे जल्दी उठते हैं, जब वीकेंड होता है तो आराम से सोते हैं। तो किसी को जल्दी नहीं थी। जब विंग को मार्था जगाती तो विंग को बहुत बुखार था। मार्था दवाई लेकर आती है, विंग को देती है। विंग खाता है, वापस सो जाता है। विंग डायरेक्ट शाम को उठता है। मार्था चाय लेकर आती है विंग के लिए, शाम की चाय।
5 बजे उठा है, चाय लेकर आता है, चाय बिस्किट खाता है। विंग को मार्था बोलती है, बुखार कैसा है बेटा, तबीयत कैसी है? कहता है, ठीक हूँ माँ। कहता है, ठीक है, क्या हुआ, तुम कहीं गए थे क्या? कहते नहीं। तो फिर इतना बुखार और गिर उर गए थे? कहते हाँ माँ, वो क्या ना, बारिश हो रही थी तो गार्डन में ना वो कुत्ते का बच्चा ना इधर उधर फंस गया था, तो मैंने कहा उसको निकाल लेता हूँ, और जब गया ना तो मेरा पैर फिसल गया तो मैं गिर गया। कहता अच्छा। अब उसने बहाना तो बना दिया था उससे, पर विंग को तो पता था, वांगजी भी। और इधर वांगजी को देखते हैं। वांगजी दोपहर को 2 बजे उठता है। 2 बजे उठने के बाद उसका सर जो दर्द होता है कि पूछो मत। उसके लिए हैंगओवर सूप मार्था लेकर आती है। वांगजी बोलते हैं, सुमा। मार्था बोलती है, हाँ बाबा। कहते, सुमा आप कल कहाँ थे? तो कहते, वांगजी बाबा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं दवाई खा के सो गई थी। तो कहते अच्छा, ठीक है। सुमा बोलती है, बाबा आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो कहते शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, शायद ना बारिश की वजह से मैं भीग गया हूँ इसके वजह से। सुमा बोलती है कि मैं आपके लिए दवाई लेकर आऊँ? तो कहते नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊँगा तो ठीक हो जाऊँगा। वांगजी जाता है, अपने आप को शावर में लेकर जाता है। जब वो शावर में अपने आप को लेकर आता है ना, शावर का पानी चालू करता है, जब शावर का पानी उस पे गिरता है तो वांगजी को वो रात की सारी चीज़ें याद आती है। जब वांगजी ये सोचता है, उसको समझ में आती हैं चीज़ें ना, तो वो अपने आप को कोसता है कि मैंने क्यों किया ये? मैंने उस बच्चे को, अपने आप पे ही घिन करता है कि क्यों किया उसने। और वो तुरंत अपने आप को अपने आप को रेडी करता है, नीचे जाता है, नीचे देखता है तो चाय के टेबल पे सब लोग बैठे हुए थे। उसके सब लोग, पापा और चाचा, सब पूरी फैमिली बैठी हुई थी, भाई वही सब बैठे हुए थे क्योंकि आज वीकेंड था। तो और शाम के 5 बज रहे थे तो चाय चाय के टाइम सब बैठे थे। अब देखते हैं, वांगजी किचन में बार बार नजरें कर रहा कि वो लड़का शायद देखने को मिले, पर विंग उस किचन में था ही नहीं क्योंकि उसकी तबीयत ऑलरेडी ठीक नहीं थी, तो वो किचन में था ही नहीं। दूसरे दिन भी उस दिन ऐसे ही बीत जाता है। मार्था विंग को उसी रूम में खाना खिलाती है और विंग को बोलती है कि आराम करो। तो कहते हैं हाँ। विंग 3 से 4 दिन रूम से बाहर ही नहीं निकला। मार्था को कुछ ना कुछ बहाना करके बोल दिया करता था। और कॉलेज जाता था, ऐसा नहीं है कि नहीं कॉलेज जाता था, तो मतलब 3 से 4 दिन वो ना किचन में गया था, ना हॉल एरिया में, कुछ नहीं। तो वांगजी उससे बात कैसे करे? और जो मेड सर्वेंट का जो भी एरिया था ना, वो इन लोगों के ड्राइंग रूम से कटा हुआ था, कह सकते हैं कि गार्डन एरिया में था। मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ। जो घर का मेन हिस्सा होता है ना, उसमें नहीं था, तो किसी को अलाउ नहीं था। और ये चीज़ें बुआ ने करवाई थी, लेंशिया ने करवाई थी कि जितने भी सर्वेंट है ना उनको अलग से रखा जाए, हमारे घर में ना रखा जाए। तो ये सब चीज़ें, और उनके सर्वेंट का जो घर का एरिया था वो इन लोगों के एरिया से, ऐसा कह सकते हैं कि इन लोगों के घर में एक वॉल थी, उसके साथ प्रोटेक्ट था वो, कि ना वो इनको देख सकते हैं ना ये उनको देख सकते हैं, ऐसा था। आना हो तो घूम के आना पड़ेगा। पर लेन कुरेन ने एक बीच का रास्ता निकाला था लेंशिया को डांटते हुए, क्योंकि जब हम मेन गेट से आएंगे घूम के तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन्होंने किचन के थ्रू, किचन बहुत बड़ा था, तो किचन के थ्रू जो ड्राइंग रूम का, किचन के दीवार के पास एक दरवाजा लगाया हुआ था कि जो मेड सर्वेंट है वो वहां से आ सकते हैं इजीली। पीछे का रास्ता, ऐसा कह सकते हैं, तो वो पीछे का रास्ता था, जो सर्वेंट इजीली अपने रूम में जा सकते हैं और इजीली आ सकते हैं वहां पे। तो ऐसा था। विंग 3-4 दिन तक आया नहीं। इसके बाद विंग बोलता है कि माँ मुझे ना गांव जाना है। मार्था बोलती है क्यों? तो कहता है मुझे बस ऐसे ही जाना है। तो कहता ठीक है। मार्था क्या, एक विलेज में जो मार्था थे ना वो विलेज से आती थी, उसके जितने भी भाई बहन थे ना सब विलेज में रहा करते थे।
मार्था के जितने भी भाई बहन थे ना सब विलेज में रहा करते, तो मार्था विलेज से आया करती थी। मार्था बोलती है ठीक है तुमको जाना है तो जाओ। अब वो विंग को भेज देती है। अब विंग हफ्ता दिन तक वहां पे रहता है। वांगजी एक दिन मार्था से पूछता भी है कि आपका बेटा दिखाई नहीं देता, तो कहते हाँ वो विलेज गया है। तो कहते कब तक आएगा, तो कहते हफ्ता दिन के लिए मैंने भेजा है उसको। कहते ठीक है। ऐसे ही करते करते 15 दिन हो जाते हैं। विंग अब किसी के सामने नहीं आना चाहता था। अब वांगजी को देखता भी नहीं था, छुप छुप के भी नहीं देखता। अब वांगजी सच में उसको नहीं देखता था विंग। ऐसे ही करते करते 1.5 महीने निकल चुके। विंग को कुछ प्रॉब्लम हुई और उसको 3-4 दिन से बहुत सारी चीजें हो रही है उसके साथ। वॉमिट हो रही है उसको, मॉर्निंग सिकनेस हो रही है उसको, चक्कर आ रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं मॉम को बताऊंगा तो मॉम बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगी और बोलेंगे कि फिर से इसका तबीयत खराब हो गया। विंग बड़ा हो गया है अब, तो अपनी चीज़ें खुद हैंडल कर सकता है। विंग हॉस्पिटल में तो जाता है। हॉस्पिटल में तो चेकअप जब किया जाता है तो विंग की रिपोर्ट जब आती है तो डॉक्टर कहती है कि आपकी रिपोर्ट, आप प्रेग्नेंट है। विंग तो हैरान, कहता क्या? कहता हाँ। डॉक्टर बोलता हाँ, क्योंकि ये बहुत रेयर होता है तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेल भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका पार्टनर, आपका बच्चा आ रहा है इस दुनिया में। आपका पार्टनर सुनेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, पर आपने बहुत जल्दी कर ली इस चीज़ के लिए। क्या आपकी शादी हो गई है? तो विंग बोलता हाँ। डॉक्टर बोलता है ठीक है, आप ये सब दवाइयाँ ले लीजिएगा, ठीक है, और अपना ख्याल रखिएगा। उस डॉक्टर को तो ऐसा लग रहा था कि भाई मेल प्रेगनेंसी भी हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर है भाई, सब चीज़ों का नॉलेज रखते हैं वो लोग। और नहीं भी रखते हैं, कई डॉक्टरों को पता भी नहीं होता, तो वो अपने सीनियर्स से पूछते हैं या फिर रिसर्च करते हैं। तो उस डॉक्टर को पता था और वो बाहर से आई हुई थी, तो उसको पता था। विंग उस रिपोर्ट को वहीं पे मोड़ देता है, क्रश कर देता है। अभी क्या ही करे? और फिर कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकता, किसी को पता चल गया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखते हैं रात का टाइम, जैसे तैसे आ तो जाता है। विंग घर पे आता है, उसकी हालत बहुत खराब थी, पसीने से पूरा बुत था उसको। डर भी लग रहा था। और मार्था को बोलता है माँ, मेरा कॉलेज खत्म होने में बस 2 साल और बचे हैं, है ना? तो कहते हैं हाँ क्यों? कहता मम मैं कह रहा था ना कि मैं कहीं और से कॉलेज कर लूँ। तो कहता क्यों बेटा क्यों? तो कहता नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। बेटा तुमको जो करना है करो, पर अभी कॉलेज खत्म करके जाना, वरना तुमको प्रॉब्लम होगी, मुझे नहीं। तो कहता हाँ ठीक है। पर विंग अपनी चीज़ों को बहुत सिक्योर था, अपनी चीज़ों को लेकर बहुत केयरफुल था। तो उसने उस दिन ट्रांसफर फॉर्म फिल किया, जो ट्रांसफर फॉर्म होते हैं उस कॉलेज से फॉर्म फिल किया जहाँ पे उसको जाना था। और 2 दिन के बाद उसका ट्रांसफर कंप्लीट हुआ। और जब कंप्लीट हुआ, सक्सेस हो गया उसका ट्रांसफर लेटर, तो उसने उसी दिन मार्था को लेटर लिखा, अपने रूम में रखा, अपने बैकपैक की। और कुछ जो विंग को पॉकेट मनी मार्था दिया करती थी वो खर्च नहीं करता था विंग। और विंग उस चीज़ों को लेकर के और एक उस घर से अपनी चीज़ों को लेकर के रात को निकल जाता है। अब देखते हैं सुबह का टाइम। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। और प्लीज़ कमेंट करिएगा कि कैसा लगा आप लोगों को स्टोरी। आगे की स्टोरी बहुत स्पाइसी है, बहुत अच्छी होने वाली है, पर उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि कैसी लगी है आपको। और ढेर सारा कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि मैं अच्छे से एनर्जी के साथ और लेकर आऊँ स्टोरी। और ये भी बताइएगा अभी आपको और किस किस बेस पे चाहिए स्टोरीज। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।